हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे शेड्यूल टेस्ट पेपर नंबर 8 की। उससे पहले हमने 7 शेड्यूल टेस्ट पर चर्चा कर ली है और सभी की जो वीडियो है वो प्ले लिस्ट बनाई गई है अलग से पटवारी के लिए और उसमें दिया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे शेड्यूल टेस्ट नंबर 8 की। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मौर्योत्तर काल में उदय होने वाले प्रमुख देशों में कौन सा शामिल नहीं है। इसमें कौन सा शामिल नहीं है पूछा है। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल किसको किसको कहते हैं? तो मौर्य काल के जो बाद के जो कुछ साल है, 300-400 साल है, उनको मौर्योत्तर काल कहते हैं। यानी गुप्त काल से पहले का काल और मौर्य मौर्य काल के बाद के काल, क्योंकि गुप्त काल और मौर्य काल दो बड़े काल हुए थे। उसके बीच का जो भी हुआ था उनको मौर्योत्तर काल कहते हैं और गुप्त के बाद में जो भी हुआ उनको गुप्तोत्तर काल कहते हैं। तो मौर्योत्तर काल में उदय होने वाले प्रमुख देशों में कौन सा शामिल नहीं था? तो मौर्योत्तर काल के बाद में शुंग शामिल था, क्योंकि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहस्पति की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। फिर उसने शुंग शासक की जो शुंग वंश की स्थापना की थी, इसलिए इसको शामिल किया जाता है। सातवाहन को भी शामिल किया जाता है इसके बाद में। और कर्ण वंश आता है, शुंग के बाद में कर्ण वंश आता है, फिर सातवाहन वंश आता है, इसलिए इन तीनों को शामिल किया जाता है। इसने पूछा है कौन सा मौर्योत्तर काल में शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी। प्रश्न नंबर 2 है, राज्य लोक सेवा आयोग संयुक्त संयुक्त पीसीएस की बात की है उन्होंने, की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? स्टेट पीसीएस जो होती है उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और जो यूपीएससी होती है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन यदि कंबाइंड जॉइंट पीसीएस की बात की है उन्होंने, संयुक्त पीसीएस की बात की है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसी भी दो स्टेट की अगर साथ में पीसीएस या लोक सेवा आयोग की स्थापना है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 3, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में नामित करने वाले व्यक्तियों हेतु कौन से मापदंड तय किए गए हैं? तो राज्यपाल में विधान परिषद में नामित करने के लिए कौन से मापदंड तय गए हैं? तो राज्यपाल में जो विधान परिषद में जो मापदंड किए गए थे उसमें इन सभी को शामिल किया जाता है। साहित्य, समाज सेवा व कला सभी को शामिल किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, किसी विधेयक पर यह विधानसभा तथा विधान परिषद में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो इसकी व्यवस्था है, इस हेतु व्यवस्था है। यदि कोई विधेयक है, विधानसभा तथा विधान परिषद में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो इस हेतु क्या व्यवस्था है? तो इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, इसके लिए विधानसभा की इच्छा मान्य होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 5, उच्चतम न्यायालय के संबंध में असत्य कथन है। उसने उच्चतम न्यायालय के संबंध में असत्य की बात की पूछी है। तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई, परिसंघीय न्यायालय है, सही है। संविधान का संरक्षक है, सही है। अपीली न्यायालय, बिल्कुल सही है। तो इसका जो असत्य कथन है इनमें से कोई नहीं, डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। किस सूफी संत ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था? तो किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था? प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है ए, अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था। प्रश्न नंबर 7, केशव की रचना, 7वें में जो केशव की रचना थी वो दोनों थी रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं, एक तरफ इनके अनुच्छेद में जो भी बातें दे रखी है उनके बारे में चर्चा की गई है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो ज्ञात करना है। तो 64 में राज्यसभा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और ये 89 में भी दे रखा है। उसके बाद में अगली बात है 65 में उपराष्ट्रपति का चुनाव। 65 के अंदर उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में दे रखी है, बिल्कुल सही है। 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण के बारे में दे रखी है, ये भी सही है। तो 61 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल नहीं दे रखा है, ये गलत है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 67 में। 66 में योग्यता एवं निर्वाचन होता है। तो अगर उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें कि उपराष्ट्रपति में किस में क्या है, तो उपराष्ट्रपति में आर्टिकल जो 64 है उसमें लिख रखा है कि एक उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति होगा वो लिख रखा है। आर्टिकल 64 में राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के बारे में, यह पदेन सभापति है, राज्यसभा का सभापति होगा उपराष्ट्रपति होने के नाते, ये 64 में लिखी गई है। और यही बात आर्टिकल 89 में भी लिखी गई है। और उसके बाद में 65 में हमने बात की थी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव या कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में 65 में बात की गई है। 66 में योग्यता निर्वाचन के बारे में बात की गई है। 67 में इनके कार्यकाल और हटाने के बारे में बात की गई है। 68 में इनके पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, पुनः निर्वाचन का निश्चित अवधि नहीं है। और 69 में इनकी शपथ है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 61, असत्य है, यह अर्थात सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 9 है, असत्य कथन का चयन करें। 9 में असत्य कथन के बारे में चयन करना है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन, एक बार हम उस उपराष्ट्रपति का वेतन है जो 1.25 लाख
मान लेते हैं। हालांकि ये उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं है, अभी वर्तमान में ये नहीं है, बढ़ा दिया गया है, लेकिन यदि इस कथन को ये सही मान के अगर प्रश्न करें तो इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी, इसलिए इसको सही मान लिया गया है। असत्य कथन याद करना है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन 1.25 लाख प्रति माह है, यह कथन हम सही मान रहे हैं, क्योंकि अभी चेंज कर दिया गया, ये पुराना वेतन है। बी है, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। तो जो बी है वो भी सही है, अपने को असत्य कथन का चयन करना, तो बी भी सही है। उपराष्ट्रपति अपने पद पर कितनी बार भी चुना जा सकता है, सी, तो ये भी सही है। डी में उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति का पद फ्रांस के संविधान से लिया गया, ये गलत है। उपराष्ट्रपति का पद फ्रांस के संविधान से नहीं लिया गया था, तो ये असत्य कथन है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 10, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच कौन करता है? उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित है सभी विवादों की जांच है वो सुप्रीम कोर्ट करता है, उच्चतम न्यायालय करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 11, 1965 में, सॉरी गलत है 1965, ये 1665 आएगा, 1965 गलत है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको इसका अगले जब भी हम शेड्यूल पेपर 9 या अगले जितने भी शेड्यूल पेपर आएंगे, लगातार शेड्यूल पेपर आएंगे, डेली आते रहेंगे, तो उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 12 पे बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 है, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है? कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है? सबसे बाहरी दीवार के बारे में बात कीजिए तो कोशिका की इसमें सबसे बाहरी दीवार है वो है प्लाज्मा झिल्ली को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें कोशिकाओं द्वारा पदार्थ का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। तो उस क्रिया का नाम बताना है जिसमें कोशिकाओं द्वारा पदार्थ का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, तो इसको उस क्रिया का नाम है एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताइए। कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताना है। प्रश्न नंबर 14, इसका सही आंसर है सी, गोल्जी अपैरेटस। प्रश्न नंबर, या गोल्जी का बोलते हैं जिसको। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंगों के बारे में सही नहीं है? गलत कथन बताना है। तो ये सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं अंगों के बारे में, तो ये अंग सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, सही है। ये बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं, यह कथन है जो असत्य कथन है, सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि कोशिका उत्पादन के लिए समन्वय करते हैं, ये छोटे आकार के होते हैं और ज़्यादातर आंतरिक रहते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो असत्य है। प्रश्न नंबर 16, अनुपात 2:3, 4:7 और 5:8 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, 2 और 2:3 है जो सबसे बड़ा आंसर है। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की, ए का 15% व बी का 20% है तो ए अनुपात बी होगा। तो ए का 15% व बी का है तो ए अनुपात बी हो जाएगा, इसका सही आंसर है। आप जल्दी से इसको आप कमेंट करके इन प्रश्न का आंसर आप बताइए। और प्रश्न नंबर 17, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर ये 4:5 हो जाता है, इन संख्याओं में अंतर कितना है? तो मैथ्स का प्रश्न है, आप इन मैथ्स को प्रश्न को इजी प्रश्न है, आप सॉल्व करके आप इसमें कमेंट में आंसर इसके बताइए। अगर आपसे आंसर नहीं हो रहे हैं तो आप दीजिए, वैसे इसका आंसर 6 आएंगे। और प्रश्न नंबर 19, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? तो 19वें का आंसर है, आप दीजिए इसमें जल्दी से आंसर दीजिए, कितना और मिलाना चाहिए 19वें का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आप सॉल्व कीजिए, फिर नहीं हो तो बताइए। प्रश्न नंबर 20 है, दो संख्या 1:3 के अनुपात में यदि इनका योगफल 2:40 हो तो इनका अंतर ज्ञात करना है। दो संख्या दे रखी है, इनका अनुपात दे रखा है और इनका योगफल भी दे रखा है, तो इनका आपस में उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 हो जाएगा, इजी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21, गिव द एंटोनिम ऑफ मिलिट्री, मिलिट्री का एंटोनिम ज्ञात करना है, तो मिलिट्री का जो एंटोनिम है वो हो जाएगा सिविल। प्रश्न नंबर 22, गिव द एंटोनिम ऑफ ओरिएंट, ओरिएंट का एंटोनिम है, तो ओरिएंट का एंटोनिम होता है डिसऑर्डर, ओरिएंट का जो एंटोनियम है वो होता है डिसऑर्डर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 23,
प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा स्कैनर का प्रयोग पेन या पेंसिल से बनाई गई विशेष प्रकार के चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है? विशेष प्रकार के चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ओमआर का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय स्याही का उपयोग किसमें करते हैं? तो चुंबकीय स्याही का उपयोग आप सभी को पता है MICR में करता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर बोलते हैं जिसको, उसमें करते हैं। प्रश्न नंबर 25, OCR किस विधि द्वारा प्रयुक्त किया जाता है? OCR किस विधि द्वारा प्रयुक्त किया जाता है? तो यह प्रकाशीय स्कैनिंग द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, इसमें आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 26, काम्पा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो काम्पा ट्रॉफी है, इसका संबंध है फुटबॉल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 27, डेनी काम्पे मानवाधिकार पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो डेनी काम्पे मानवाधिकार पुरस्कार है 2019, वो प्रियंका चोपड़ा को प्रदान किया गया था। प्रश्न नंबर 28, किस देश के प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के आदर्शों को शाश्वत बनाए रखने के लिए उनके विचारों से प्रेरित गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई थी? तो वो किस देश का प्रधानमंत्री था जिसने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार अपने देश में शुरू करने की घोषणा की थी? तो वो था बी, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर 29, मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता था? तो मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब आयुषी ढोलकिया ने जीता था। प्रश्न नंबर 30, टाइम ऑफ पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार किसे दिया गया? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार दिया गया था वो ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया था। प्रश्न नंबर 21, किस मुगल शासक द्वारा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी दी गई थी? तो राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी देने वाला जो मुगल शासक था वो था ए, शाहजहां। प्रश्न नंबर 32 है, मिर्जा राजा जय सिंह ने अपने शासनकाल में किस निम्न में से मुगल शासक के साथ कार्य नहीं किया है? तो मिर्जा राजा जय सिंह ने किसके साथ कार्य नहीं किया? तो मिर्जा राजा जय सिंह ने अकबर के साथ कार्य नहीं किया गया था, अकबर के समकालीन नहीं था, अकबर से बाद में आया था। तो प्रश्न नंबर 33, अलक्य संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो अलक्य संप्रदाय की स्थापना लालगिरी ने की थी। निम्न में से कौन सा विष्णु संप्रदाय का संस्थापक है? जाम्बोजी। संत महावजी का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर। और संत हमीदुद्दीन नागौरी किस स्थान से संबंधित है? तो हमीदुद्दीन नागौर जिले से संबंधित है। पुरंदर की संधि जयसिंह एवं किस शासक के मध्य हुई थी? तो जयसिंह एवं शिवाजी की संधि पुरंदर की संधि हुई थी, जो जयपुर जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। प्रश्न नंबर 30, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो नियुक्ति करता है वो डी, राज्यपाल करता है। अभी प्रश्न नंबर 39 है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो स्टेट PCS जो PCS है लोक सेवा आयोग के सदस्य इस्तीफा देते हैं वो है राष्ट्रपति को देते हैं। और इसमें ध्यान दे, इनको नियुक्ति जो देता है वो तो राज्यपाल करता है, लेकिन ये इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। तो ये एक याद रखना है प्रश्न। बाकी प्रश्न नंबर 40, राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य होते हैं? स्टेट राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बात की है, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष में 2 सदस्य होता है, बेस होगा 1+2 होता है। तो दोस्तों ये थे आज के 40 प्रश्न, शेड्यूल पेपर नंबर 8 था। बाकी पुराने शेड्यूल पेपर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट दे रखी है, उसमें अलग से सभी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। बाकी आपको वीडियो को और चैनल को सभी को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। चलो मिलते हैं जल्दी अगला शेड्यूल पेपर लेकर।